सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परेशान है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड हमको देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। पहला, यहाँ पर एएसएम का आपको पता चल ही गया होगा। एएसएम की आप बात कर ही रहे थे। एएसएम 3 में यहाँ पर बीसीजी आ चुका है। अब इसके मायने क्या है, और समझने वाली ये बात है कि इतना जल्दी एएसएम 4 से एएसएम 3 में आना क्यों हुआ, और इसका रीज़न क्या है, और एएसएम 4 में गया तो गया क्यों था, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पर प्लेस शेयर्स यहाँ पर जो है ना वो छुड़वा लिए गए हैं। उसके ऊपर डिटेल में हमने कभी बात ही नहीं करी। ये टाइम है लमसम 20 जून का, जो कि यहाँ पर जो है आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एएसएम स्टेज 3 में आ चुका है एएसएम स्टेज 4 से। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पर ना, ये आपका एएसएम स्टेज 4 तब लगाई जाती है। ये एएसएम के एक्चुअल में एएसएम के अंदर तब आता है जब रडार पर रखना होता है। यानी कि एक्सचेंजेस को ये भनक लगती है कि स्टॉक के अंदर कुछ फंड्स हैं जो कि हेरा फेरी कर रहे हैं या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक की, राइट। उसकी वजह से आपका एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। वो यहाँ पर जितना ज़्यादा एएसएम 2 में जाएगा तो और ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाता है। एएसएम 3 के अंदर जाता है तो एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा स्टॉक के अंदर डीपली यहाँ पर सर्च करती हैं कि ये वॉल्यूम कहाँ से क्रिएट हो रहा है, ये शेयर्स कौन खरीद रहा है, ये वगैरह वगैरह, वो सब चेक करती हैं। एएसएम 4 जो है ना वो टफ होता है, और उसमें क्या होता है, इंटरडे ही बैन कर देते हैं। जब बहुत हद तक यहाँ पर जो है ना चेक हो जाता है या फिर चेकिंग हो रही होती है, या कुछ समझ में आता है कि इसे ऐसे ना ट्रेडिंग बंद करते हैं कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा बेहतर है। तो ये होता है। तो अभी ना ये प्योर, कहीं ना कहीं ये प्योर रिटेल बाइंग थी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो मिला ही नहीं होगा इनको। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एएसएम स्टेज 4 से एएसएम स्टेज 3 में डाल दिया, और इंटरडे कहीं ना कहीं आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कल के दिन आपका इंटरडे इस स्टॉक के अंदर, यानी कि आपका जो बी सेगमेंट आपको देखने को मिलता था स्टॉक में, वो अब ईक्यू बदलने वाला है। ईक्यू में आ जाएगा कल से। और ये यहाँ पर ना आप सर्च कर सकते हैं साइट पर जाकर, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको चेक भी करना हो। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक तरीके से लोअर स्टेज पर क्यों लाया गया, ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जो है ना एएसएम को देखते हैं। अदरवाइज अगर आप बात करें तो ये 5% और ये बी का सेगमेंट ना, इसमें ब्राइटकॉम ग्रुप ने बड़ी तेजी देखी थी। तो कुछ भी डरने वाली बात नहीं होती। जब स्टॉक चलना होता है ना, वो चलता ही है। वो बी और ईक्यू कुछ महीने नहीं, वो 5% के सर्किट में 2 महीने के अंदर वो 8 रुपये का शेयर 200 रुपये चला गया। इतना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल होना ज़रूरी है, ना कि बी और ईक्यू। सबसे खतरनाक जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ, तब जाकर टेंशन होती है। वो शायद सेगमेंट होता है एक्स टी, और शायद बीएसई में एक्स। वो सेगमेंट बहुत ख़राब होते हैं। वो ना मतलब अच्छे स्टॉक्स पर नहीं लग सकते। तो इसमें, और वो आप सोचेंगे कि इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। वो क्वालिटी स्टॉक्स में नहीं लगते हैं, ध्यान रखिएगा। उनके अंदर बहुत ही लोअर वॉल्यूम होगा, कुछ बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश होगी, तो ऐसा ना उसमें देखने को मिलता है। अदरवाइज वो सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर बी तक सेगमेंट यहाँ पर जो है ना लग सकता है, लेकिन उससे आगे हद तक नहीं। बहुत मुश्किल है। 99% शेयर्स में वो नहीं लगता है। तो ये वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसमें तो आपने बहुत टाइम गुजार दिया। पुराने लोगों से कभी पूछेगा, वो बताएंगे आपको 5% सर्किट में कितना कमाया और कैसे कैसे यहाँ पर जो है ना एंजॉय किया उस मूवमेंट को, और स्टॉक यहाँ पर जो है लगातार बढ़ता रहा। दूसरे यहाँ पर प्लेस, सरिता और यहाँ पर कल्पना कॉमर्शियल्स, यहाँ पर ना गिरवी रखे हुए शेयर्स छुड़वाए। अब आप कहें गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए, ये गिरवी क्यों रखते हैं? सबसे बड़ी बात है, मेन यहाँ पर ना क्वेश्चन यही बनता है कि ये गिरवी रखते क्यों है, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाती। कोई संकट की बात नहीं है यहाँ, तो ये सब रवैया बना रखा है। यूएस के अंदर आपका जो वेल्थ है, जो प्रमोटर होते हैं, वो शेयर्स बेचकर ही अपना काम वाम करते हैं। आप पूछेंगे कि ये क्या कह रहे हो आप, शेयर्स बेच देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है, अपने खर्चे के लिए किसकी वेल्थ क्या है, ये जो शेयर्स हैं इनके पास, यही उनकी असली वेल्थ है, यही उनकी रियल वेल्थ है। और अपने रियल वेल्थ में से थोड़ा सा पैसा निकाल कर अपने ज़रूरी कामों पर खर्च करना। किसी किसी की थोड़ी सी जो मंशा होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि कहीं ना कहीं ओवर बाउट हो चुका है स्टॉक तो हम बेच लेते हैं वगैरह वगैरह, प्रमोटर आकर।
ठीक है ना, ताकि लोअर लेवल पर बाई कर लें, वो थोड़ी सी रहती है। बट अगर आप देखें यूएस के अंदर तो आपके खर्चे जो है ना वो शेयर बेच कर ही चलते हैं, तो वो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपको लोन लेना है, ये एक्चुअल में लोन के लिए ही है। शेयर्स प्लेज रखे जाते हैं किसी काम के लिए, कुछ पैसा चाहिए होता है तो बैंक्स के पास या किसी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास आपने शेयर गिरवी रखे, पैसा उठाया एक ब्याज दर पर, और यहाँ पर जो है ना उसको चुकाना होता है। नहीं चुकाते हैं तो वो शेयर्स प्लेज किए हुए वो कब्जा लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि यस बैंक के पास शेयर्स गिरवी रखे हुए थे और यस बैंक ने वो शेयर्स ले लिए क्योंकि वो एनपीए बन गए थे। तो ये सारी बात रहती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपको अगर ज़रूरत है, आपको घर भी अगर प्रमोटर को लेना है, प्रमोटर के पास घर नहीं है, चलो वो फ्लैट है उसके पास, उसने क्या किया, लोन लेने से कोई मतलब नहीं है, थोड़े से शेयर बेच देता हूँ, क्योंकि लोन उसे पता है कि लोन अगर लूँगा तो वो ब्याज चुकाना पड़ेगा, बाकी वगैरह वगैरह, इतनी अर्निंग है या नहीं है, तो वो प्रमोटर सबसे बेहतर जानता। तो वो कभी कभार क्या करता है, अपने थोड़े से शेयर्स बेचता है, थोड़े से ही बेचेगा कि उतना घर आ जाए, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कई बार यूज़ कर लिया जाता है कुछ लोगों से। लेकिन मैटर जो है वो आपका प्लेज शेयर्स रिलीज़ करने का है। जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे प्रमोटर के, उन्होंने छुड़वा लिए। तो ये प्लस पॉइंट है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए कि यहाँ पर ये सब चल रहा है। और इसके साथ साथ जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा वो कहीं ना कहीं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मायने रखे, काफ़ी ज़्यादा खास होगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, आपके मन में एक और बात चलती है, मैं आपको बताता हूँ। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके अंदर एक ही बात है, एक डर बना हुआ है, क्या वापस वो 9 रुपये तो नहीं आएगा, राइट। ये एक डर है, हाँ होना भी चाहिए, क्योंकि जब गिरावट आती है तो हमको लगता है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी, तो उस गिरावट के बाद एक थोड़ा सा डर तो रहता ही है। सीधी सी बात है कि कवर होगा या नहीं होगा, कवर होगा या नहीं होगा। तो इसका एक सिंपल सा मैं रीज़न देता हूँ कि क्यों 9 रुपये हम दोबारा नहीं देखेंगे। वो तो कहने की बात है, एनालिस्ट कुछ भी कहें, चाहे 65 का दो, चाहे 45 का दो, चाहे भैया आप 19 रुपये का दे दो, कोई मतलब नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है ना। उसका एक रीज़न था चलने का, वो चल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप। अब हम देखेंगे कि ये 9 रुपये क्यों नहीं जा सकते। इसका एक सिंपल और बेस्ट रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो लॉजिकली बात ये है कि आप ये बताओ कि ये जो 9 रुपये 35 पैसे पर जितनी दिक्कतें थी और जिसकी वजह से हमें 9 रुपये 35 देखना पड़ा, जिन दिक्कतों की वजह से, क्या वो दिक्कतें अभी भी बनी हुई है या उसके ऊपर कुछ हो चुका है या एक्सप्लेनेशन आ चुका है। आप ये देखिए कि जो दिक्कतें थी, हमको नहीं पता था कि सेबी क्या क्वेश्चनिंग कर रही है कंपनी से। सो कॉज नोटिस एक तरीके से वरदान बनकर आया है, क्योंकि उसने मार्केट को समझाया है कि सेबी क्या पूछ रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है उस सो कॉज नोटिस का। सो कॉज नोटिस के अंदर सारी की सारी बातें लिखी हुई थी, कंपनी से क्या क्या क्वेश्चनिंग करी जा रही है। कंपनी ने जवाब दिया, जवाब नहीं आता और स्टॉक चल जाता उससे पहले, तो फिर हम कह सकते थे कि तेजी फालतू की है। लेकिन जवाब आया और एक राइट जवाब आई, उस प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर कम क्यों हुई उसके ऊपर जवाब आया, चलो ठीक है, एक मामला हुआ। असेट इंपेयरमेंट, उसके ऊपर भी आ गया एक्सप्लेनेशन। कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर ना, ऑडिट रिजल्ट्स यहाँ पर वेबसाइट पर आने थे, वो भी आ गए। तो जो जो सेबी ने डिमांड करी थी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करे गए हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पर सारे के सारे टाइम टू टाइम यहाँ पर जो है ना प्रमोटर की तरफ से दिया गया है सब कुछ मटेरियल आपको, जो सेबी ने मांगा था। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि 9 रुपये 35 पैसे पर जो दिक्कतें थीं वो अब दिक्कतें नहीं है। इसी वजह से ब्रैडकॉम ग्रुप आज यहाँ पर है, इसीलिए ओवरबाउट जोन में गया, ठीक है ना। इसीलिए 91 का आरएसआई पहुंचा। 91 का आरएसआई काफ़ी लंबे समय बाद हमको देखने मिला है, 1.5 साल के अंदर तो भीतर तो हमको देखने को नहीं मिला। पहली बात तो स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेजी हुई है, ये अच्छी बात है। अब आप ये समझिए कि मार्केट एज्यूम कर रहा है, जब मार्केट ने वो क्वेश्चन देखे तो उसने समझा कि यहाँ पर क्या है। सबसे बड़ी बात, FY फाइनेंशियल ईयर कितने ऑडिट हो रहे थे। हमने जो तेजी देखी है स्टॉक के अंदर वो 2021 मई 28 से हमने तेजी देखी है, राइट। यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर 22 चेक हो रहे थे, जो रिजल्ट्स वो फाइनेंशियल ईयर 20 तक के हो रहे थे, राइट। तो हमने तेजी देखी है और अर्निंग जो बढ़ी है ब्रैडकॉम ग्रुप की वो 22 में बढ़ी है, FY 22 में बढ़ी है, ना कि FY 20 में।
FY22 में असली यहाँ पर दमखम दिखाया ब्रियाटकॉम ग्रुप के अंदर इनके फाइनेंशियल में। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि फिर समझ में आया, और हम लोगों ने बात करी थी कि जरा देखिए इस पॉइंट को कि FY20 तक यहाँ पर जो है ना वो सारी चीज़ें चेक हो रही है, ना कि FY22 की। तो ये समझ में जब मार्केट को आया तब यहाँ पर जो है ना चीज़ें बदली। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहला पॉइंट, प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर पेनल्टी लग गई 42 लाख रुपए की, जो कि हम बात कर रहे थे कि पेनल्टी लगे और सब कुछ मामला ठंडा पड़े और बस हम आगे बढ़ जाएं, क्लीन चिट हो जाए। तो यही तो हम चाहते थे ना। तो पहला जो है ना प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर 42 लाख का जो है ना, कोई बहुत बड़ा ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब 42 लाख ये कंपनी चुका नहीं पाएगी। तो वही बात है, अभी लीगल एडवाइजरी से इसलिए बात हो रही है कंपनी की, ताकि एक साफ सुथरे तरीके से इससे निकलते हुए नजर आए। लीगल एडवाइजर का आपके सामने नोटिफिकेशन तो आ गया था, मैंने आपके साथ शायद उसके ऊपर बात करी थी या नहीं करी थी पता नहीं, लेकिन लीगल एडवाइजर उसमें लिखा हुआ था, ज़्यादा कुछ बात करने का था नहीं उसमें। 100 कॉज नोटिस का वो नोटिफिकेशन दिया रखा था, राइट। तो बस इतना ही था। तो ये सारी बात है। अब मार्केट एज्यूम कर रहा है कि जो दूसरा मामला है असेट एम्पेयरमेंट, उसमें भी थोड़ा बहुत पेनल्टी लगकर आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से पूरा मामला जब खत्म ही हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? दिक्कतें तो सब सॉल्व हो गई। तो फिर यही सबसे बड़ा पॉइंट है। डेट है नहीं कंपनी के ऊपर, कर्ज है नहीं, सारा का सारा ठीक है, मामला फिट है कुल मिलाकर। तो मार्केट में कुछ लोग कुछ भी सोचें, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग इसके ऊपर केस स्टडी कर कर बैठे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। और हर रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग तो कितनी सारी हम लोगों ने वो कॉपियाँ जो है ना वो पूरी की पूरी हम लोगों ने पढ़ी हैं। सीधी सी बात है, एक एक पॉइंट को हमने थोड़ा सा एनालाइज किया है, पढ़ा है, समझा है, राइट। तो तब हम जो समझ पाए और तभी जाकर तो हम ये बात कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 9 रुपये 35 पैसे वो वर्स्ट यहाँ पर निकल चुका है। वो टाइम गया, वो टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ और है, ठीक है ना। तो ये रिकवरी जो है ना, वो फास्ट रिकवरी जो हुई है वो ओनली एंड ओनली फंडामेंटल बेस्ड यहाँ पर तेजी है। और लोगों को समझ में कहीं ना कहीं आ चुका है कि ये मामला जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। और जब मामला लोगों को समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती। मामला अगर खराब होता तो तेजी नहीं होती, इस बात को आप समझिए। तो कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है जो कि कह रहा है कि 9 रुपये 35 पैसे, ये बिल्कुल एक डब्बे डस्टबिन वाली बात है, डस्टबिन में फेंक दो। यही कहीं ना कहीं लगता है। और रिटेल इन्वेस्टर जब भी पैनिक होता है, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, चाहे गाड़ी हो या इंसान हो, एक पॉइंट पर आकर थकता ही है। उसको भैया कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, चाहे पेट्रोल के लिए गाड़ी रुके या खाने के लिए इंसान, रुकना तो पड़ता ही है। तो बस सीधी सी बात है, स्टॉक आपका लगातार चलता नहीं रहेगा। और जब गिरता है तो इतनी अच्छी अच्छी बुरी बुरी बातें निकल कर आती हैं कि भाई साहब ऐसा लगता है कि बस अभी तो खत्म, बिल्कुल खत्म। यहाँ पर अब हमको देखने को नहीं मिलेंगे। 36 रुपए तो टॉप बन गया भाई साहब, अब तो ये कभी नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी ऐसी बात है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो लेवल्स के ऊपर हमने बात करी थी, जब लेवल टूटेंगे तब हम थोड़ा सा देखेंगे, राइट। अभी हम बिल्कुल सेफेस्ट जोन में, वो एनालिस्ट क्या बोलते हैं 65, 50, 45, 19, वो डजेंट मैटर, मुझे कुछ नहीं मतलब उससे, ठीक है ना। हम लोग सिंपली पहले भी बात करते थे, हम उसी बात पर टिके हुए हैं। और सीधी सी बात है, आपसे मैंने कहा था 9 रुपए पर जो टिक गया, 9 रुपए पर जब आप नहीं डरे तो आप 36 रुपए के आसपास क्यों डर रहे हैं? सिंपल सी बात है। तो ये एक ना थोड़ा सा दम लाइए अपने अंदर और देखिए कि क्या चल रहा है। चीज़ें देखोगे तो समझोगे, ठीक है ना। आप हवा में कुछ भी नहीं कर सकते। तो नए रिटेल इन्वेस्टर जो नहीं बेनिफिट उठा पाए थे, जो 36 तक पर लेने के लिए तैयार थे, आज आपके सामने 31-40 है। तो आप इस तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? तो जब आप महंगे पर लेने के लिए तैयार थे, जब आपको 5 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये सारी बातें आ जाती हैं। रिटेल इन्वेस्टर पता नहीं एक अलग ही लेकर चलता है, और फिर जैसे ही एक थोड़ी सी बाइंग आती है, फिर देखिए किस तरीके से भागता है उसको खरीदने के लिए। तो एक बिहेवियर है मार्केट का। सो सिंपल है, ये बात को समझना, देखते रहिए। और यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व करिए, और ये सारी चीज़ें स्टडी में काम आई। सिंपल सी बात है, स्टडी करते चलो, ये आगे काम आएगी। एक लौता स्टॉक नहीं है जिसमें आपको यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ इसी में रिटर्न कमाना है। बहुत सारे हैं, आप जगह जगह पर यहाँ पर ना आप रिटर्न कमाने की देखेंगे तो आपको स्टडी की जरूरत पड़ेगी। लोगों के पास अगर पहले का 2008 में जिसने मंदी देख ली थी, उसने 2020 की मंदी में पैसा बनाया, वो भी 2008 की मंदी से ज़्यादा पैसा बनाया, क्योंकि उसके पास डेटा था। वो जानता था कि मार्केट 7,000 पर यहाँ पर रुकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिर जाए तो 500-600 पॉइंट और गिरेगा, लेकिन मैं सेफ है जोन में पहुंच चुका हूं, मैं यहाँ पर बाई करूंगा। तो बस यही सिंपल सी बात है। फियर इज आवर बेस्ट फ्रेंड,
और देखते हैं ये फियर को हम कैसे टैकल करते हैं, बस टैकल करना है। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।